फिर मैंने उसको समझना शुरू किया, तो मुझे पता चला SEO, बैकलिंक, इसमें इतना कुछ कमाल का होता है। तो दोस्तों SEO अगर आपको आता है तो आप सनी लियोन की कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अक्षय हमारे पास एग्जाम्पल है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि लाइफ में डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की इम्पोर्टेंस होती है। थोड़ा नाम भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना, रोमांटिक होना चाहिए। अच्छा, तो बहुत रोमांटिक, इसीलिए सनी लियोन और कैटरीना कैफ वाले दोनों क्लाइंट्स हैं इसके। इसी के लिए बस मैंने स्टार्ट कर दिया और सेविंग कर दिया, और मेरे पास 7 लाख रुपए थे। तो वो एज में मैं आई थिंक सो मैं था 20 बाकी लोग आईफोन खरीद रहे हैं, भाई ने ऑफिस खोल लिया। हमारे पास इतनी इंक्वायरी आ रही थी, हमारे पास लोग भी नहीं थे काम करने के लिए। माय गॉड। और उसी में हमने वो ईयर में, जिस साल कोविड आया था, उस ईयर की जब एंडिंग क्लोजिंग की, तब हम 10x हो चुके थे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय हम 22+ हो चुके थे। प्रॉब्लम नंबर 2 था कि टीम बढ़ गई थी। अब हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह इनको मैनेज किया जाए, तो हम अलग अलग मेंटर्स के पास जाते हैं। आई थिंक सो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही है कि जिंदगी में जितने ज्यादा हो सके, यू बीइंग वन ऑफ माय मेंटर, थैंक यू, क्योंकि जितने ज्यादा हो सके मेंटर बनाओ। जैसे किसी को स्टार्ट करना भी B2C स्टार्टअप टाइप का, जो अकेले बंदे सोलोप्रेन्योर्स हैं, हम उनके भी हेल्प करते हैं। अक्षय भाई, आपका टर्नओवर कितना है कंपनी? हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आप SEO को बहुत छोटा समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि SEO सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है, पर आज हमारे साथ एक ऐसा लड़का है जिसने SEO का इस्तेमाल करके, SEO और SEM का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा स्टार्टअप बना लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्वागत करता हूं अक्षय का हमारे चैनल में। अक्षय, वेलकम। थैंक यू सो मच पवन जी फॉर दिस। अक्षय, हम पूरी बात करेंगे आगे जाके, पर एक शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में। मेरा नाम अक्षय खिरोड़वाला है। मैं फाउंडर एंड CEO हूँ फर्स्ट साइट का। फर्स्ट साइट एक मुंबई और बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो क्लाइंट्स के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डेटा की सर्विस प्रोवाइड करती है। हमने इस कंपनी को स्टार्ट 2018 में किया था। अभी फिलहाल के लिए हम BJP, स्मूर, ऐसे बहुत सारे, सार्थक भाई, सनी लियोन, ऐसे कुछ 100+ ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। टीम साइज अभी हमारी 42+ है। ओके, तो दोस्तों SEO अगर आपको आता है तो आप सनी लियोन की कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अक्षय हमारे पास एग्जाम्पल है। अक्षय, अब इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि मेरा जन्म हुआ था खिरोड़ गांव में, इसी के लिए मेरा सरनेम है अक्षय खिरोड़वाला। ओके। सो हमारे यहाँ पे गांव के नाम को अडॉप्ट करते हैं। ये झुंझुनू जिला में और राजस्थान में एक गांव है। तो मैं 7 साल वहां पे रहा। फिर मेरे पेरेंट्स मुंबई मूव हो गए थे, तो मुंबई में उसके बाद का मेरा जीवन वहां पे ही बीता। मुंबई में आने के बाद में थोड़ा सा मेरे लिए बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैं गाँव से वहां पे आया था। बट ठीक है, अडॉप्ट हो गया कैसे ऐसे करके, क्योंकि आसपास की कम्युनिटी, फैमिली काफी स्ट्रांग थी। स्टार्टिंग में हमारा एज अ फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मेरे पापा दुबई में और रियाद में काम करते थे, दोनों जगह पे। तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग थी और ये 5-7 साल तक बहुत अच्छा चला बॉम्बे में। फिर क्या हो गया, जब मैं 13 साल का हुआ, ये बात है जब 2008 की, मेरे पापा फिर से मुंबई आ गए, शिफ्ट हो गए, दुबई से वापस आ गए। और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ करूंगा। बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने। कौन सा बिजनेस? कपड़े का बिजनेस था, साड़ी का। ठीक है। काफी अच्छा रहा। पहले प्रॉपर्टी में भी कुछ कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, बट पता नहीं पापा कहते उनकी किस्मत खराब थी क्या थी। स्टार्टिंग में सब ठीक था, बट 3-4 साल बाद में हमें ये दिखने लग गया था कि प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। बैंक वाले हमारे दरवाजे पे आने लग गए, बिजनेस लॉसेस हो गए, और उसके चक्कर में पापा भी काफी टूट गए थे। हमारी प्रॉपर्टी भी, जयपुर में प्रॉपर्टी थी, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था कुछ लोकल गून से। तो ये सारी चीजें चल रही थी लाइफ में, और ऐसे करके हमारे 5 साल काफी बुरे गए। बट आई थिंक सो, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट ईयर थे लाइफ के, क्योंकि उन्होंने उस चीज ने हमें बहुत कुछ सिखाया और जल्दी मैच्योर कर दिया। मैं साथ में, स्कूल के साथ में, मैं कुछ स्टेशनरी वगैरह पे भी जॉब करता था। कुछ फैमिली कंडीशन की वजह से कुछ पॉलिटिशियन की रैली होती तो वो भी मैं करता था। अच्छा। हाँ, ये सारी चीजें करता था। और जब तक मैं 10th में आया, 10th के बाद में मेरे दोस्त लोग सब एंजॉय कर रहे थे वैकेशन, बट मेरे ऊपर घर का थोड़ा ये था। सो मैंने कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर दिया। अब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी पढ़ाई के साथ साथ, मतलब नहीं, 10th खत्म हो गया था, 10th की छुट्टियों में। बट कॉल सेंटर में आपको पता है जॉब नहीं देते क्योंकि मेरी एज, अच्छा हाँ, एज कम में तो जॉब नहीं देते। ओके, राइट। सो मैंने क्या किया था कि मेरे एक फ्रेंड की हेल्प ली, वो वहाँ पे HR था, तो उसने मेरी एज बढ़ा दी थी। आधार कार्ड में थोड़ा फेक किया था, बट मुझे उसकी जरूरत थी, तो मेरे लिए कोई राइट और रॉन्ग नहीं था। बट उसका फायदा ये होगा कि एक तो मुझे इनकम मिल गई ताकि मेरे आगे के कॉलेज के पैसे आ गए। सेकंड जो मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था।
और तीसरा ये हुआ कि मेरा ना जैसे बहुत सारे अभी मेरे दोस्त हैं जो अब 24-25 में आके अब जॉब कर रहे हैं, तो पीयर प्रेशर सह नहीं पाते, सीनियर प्रेशर जो होता है, मुझे वो टाइम पे पता चल गया था क्योंकि मेरे सीनियर चिल्ला रहे थे, मैं रोया भी था, बट वहां पे फिर धीरे धीरे पता चल गया कि दिस इज नॉर्मल, आपको इम्प्रूव करने के लिए ही होता है। तो वो मुझे फायदा मिला। फिर मेरी 11th और 12th रही जैसे नॉर्मल होती है, बट मेरा साथ में मैं जॉब भी करता था। और 12th आते आते मैं काफी परेशान हो गया था क्योंकि घर में थोड़े झगड़े होते थे, काफी चीजें चल रही थी। तो मैं ट्राई करा था हर जगह, तो मैंने गवर्नमेंट की काफी एग्जाम्स दी 12th के साथ ही, बट कुछ हो नहीं पाया। और साथ में मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। मुंबई में है तो एक्टिंग करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या हुआ एक्टिंग करियर का? कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। अच्छा, एक्टिंग में? हाँ। क्योंकि मैंने सोचा कि शायद हो जाएगा। भाई फोकस कर लेते तो आज हमारे पास एक्टर अक्षय होता। हाँ, शायद हो सकता था, बट वही हो गया कि मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ। और मैं बस मूव ऑन करता गया। मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैंने CS जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, CA के जैसा ही होता है, वो मैंने शुरू कर दिया था। ठीक है। और 12th के बाद की मेरी पढ़ाई शुरू कर दी थी, जो कि BCom थी वहाँ पे मुंबई में। और साथ में मेरे साथ ये भी हो रहा था कि मैं जॉब भी कर रहा था, सेम पार्ट टाइम में जॉब कर रहा था अलग अलग जगह। अब मैंने थोड़े दिन तो किया, बट ये मैं 2nd ईयर में आ चुका था। जॉब भी कर रहा हूँ, इवेंट्स भी कर रहा हूँ अलग अलग। मैंने उबर से लेकर बहुत सारे जूम कार ये सब के इवेंट्स कर लिए थे। तो वहां से मुझे काफी कुछ सीखने मिल रहा था, टेक्नोलॉजी कंपनीज क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और वहां से थोड़े थोड़े सिग्नल्स भी मिल रहे थे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे बूम चल रहा है। और वही टाइम था 2015-16 का, जहाँ पे इंडिया में स्टार्टअप्स और ये स्टार्टअप का अचानक से बूम आया था। सो तब मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्टअप किया था अपना मुंबई में। हाँ, मुंबई में, रेंटिंग कैमरा और इसका। तो उसने मुझे कहा था कि तू मेरे साथ काम करेगा। तो मैंने बोला ठीक है, इसकी मैं तुझे 3,000 रुपया दूंगा, पहले फ्री दूंगा 1 महीना कुछ नहीं, फिर अगले महीने से 3,000। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कुछ सीखना था। और फिर मैंने अच्छी खासी जॉब छोड़ी और वो स्टार्टअप में मैं चला गया। अच्छा, जॉब में ज्यादा पैसे मिल रहे थे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। तो मैंने उसको, क्योंकि बिकॉज मेरे घर पे पैसे की जरूरत थी, ठीक है, तो मैंने उसको सबोटाज करने के लिए मैं साथ में इवेंट्स करता था। तो इवेंट्स ऐसे होते थे 1 या 2 दिन के। इवेंट्स मतलब क्या हुआ? इवेंट्स एक ऐसा होता है कि 1 डे के इवेंट होते हैं। जैसे कुछ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है, तो वो आपको वो लोग हायर करते हैं एज ए उनकी टीम के लिए। तो आप उनकी टी-शर्ट बैठ के लोगों के रजिस्ट्रेशन करते हो। ओके, वैसा। उसमें पर डे का आपको 500 से लेकर 2000 तक मिल जाता है। ओके। सो बहुत अच्छी मनी होती है शॉर्ट टर्म के लिए कि 2 दिन करना है, 3,000 मिल गया, ठीक है, 4,000 मिल गया। तो ऐसा होता था। तो मैं वैसे करता था, सैटरडे संडे इवेंट कर लेता था, और ये 5 डेज के हिसाब से। ठीक है। और वहां पे मुझे जो सबसे शॉकिंग लगा वो था SEO। उसने बोला SEO बहुत ये होता है वो होता है। तो मैंने बोला ये क्या होता है? फिर मैंने उसको समझना शुरू किया। तो मुझे पता चला SEO, बैकलिंक, इसमें इतना कुछ कमाल का होता है। क्योंकि आप यूजुअली जब एज ए यूजर आप मोबाइल यूज करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि बैकएंड में कितनी हजारों चीजें चल रही होती है। वहां पे मुझे इसमें मजा आने लगा। फिर साथ में मेरा कॉलेज भी था, तो मैं काफी परेशान था क्योंकि मैं जब कॉलेज में टीचर से क्वेश्चन पूछता था तो वो आंसर नहीं दे पाती थी। मैं नहीं कह रहा सारे टीचर नहीं दे पाते थे, बट मुझे लगता था शायद मैं डिस्ट्रेस था थोड़ा कि क्या ये सच्ची में मेरे काम आएगा, क्या ये चीज मुझे आगे ग्रो करेगी। क्योंकि मैं बुक्स पढ़ रहा था, कुछ जॉब कर रहा था। अब जॉब में कुछ और ही सिखा रहे और स्कूल में कुछ और ही हो रहा है। मतलब स्कूल में हमें 1936 कैनेशियन, कॉलेज में हमें ये पढ़ाया जा रहा था। और मैं जब पूछता था कि ये वैलिड है क्या ये लॉ आज का 2015-16 के हिसाब से, वो कहते थे नहीं। तो मतलब क्यों पढ़ा रहे? तो उस चीज की वजह से मेरा वाइस प्रिंसिपल से भी एक बार झगड़ा हो गया, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो मैंने उसके बाद कहा कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, ड्रॉप आउट कर लिया मैंने। और मैं दोस्त के इधर मैं काम करने लग गया था साथ में। वही जो स्टार्टअप था वहां पे काम किया, लेकिन वो 6 महीने में बंद हो गया। बट जब स्टार्टअप फेल हो गया वो। बट उसका फायदा ये हुआ कि 6 महीने में मुझे SEO इतना अच्छे से आने लग गया था कि मुझे कोई भी जॉब दे देता। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि लाइफ में डिग्री से ज्यादा स्किल्स की इंपॉर्टेंस होती है। ये जल्दी पता चल गई इस वजह से क्योंकि फैमिली में प्रॉब्लम थी। और मतलब ये एक चीज मुझे अच्छी लगी अक्षय की, जिसके घर में प्रिविलेज है ना वो सीखते बाद में हैं। और अक्षय ने जैसे उसको पॉजिटिव लिया कि फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, जो स्किल्स जल्दी एक्वायर कर ली। यही हुआ। फिर उसके बाद में फिर मैंने अलग अलग 2 साल तक अलग अलग जगह काम किया। और घर वालों ने भी पहले तो बोलते थे, बहुत सुनाते थे, बाद में वो भी हो गए कि चलो ठीक है नहीं सुनने वाला। 2 साल मैंने बहुत जगह काम किया। मोस्टली मेरा फोकस रहेगा कि अभी मुझे अर्निंग नहीं करना। इवन मुझे बहुत अच्छी जॉब मिले,
सेल्स में या फिर कहीं पे डेटा एंट्री में, बट मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं मेरी एसईओ की स्किल्स जो मेरा आज भी कोर है, मैं मेरी एड्स की स्किल्स, या मैं अपने आप को एक ग्रोथ हैकर कहता हूँ आज के टाइम पे, तो मैं ईमेल मार्केटिंग ये सब पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस था। 2 साल किया मैंने, फिर फाइनली मुझे अब लगा, और साथ में मैं पैसे भी बचा रहा था। ठीक है। तो जब फाइनली मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मेरा स्टार्टअप का टाइम हो गया, तो मैंने एक छोटी कंपनी को ज्वाइन किया जस्ट सीखने के लिए कि वहां पे फंक्शन कैसे चलता है। कौन सी कंपनी थी वो? शिपयारी नाम था कंपनी, ठीक है, मुंबई बेस्ड थी। अब मैं वहां पे हमेशा जाता रहता था। सो 2 महीने मैंने काम किया था, और 2 महीने में मैंने उधर के फाउंडर्स को रिजल्ट दिखाया। मैंने उनका एसईओ इंप्रूव किया था, मैंने उनकी वेबसाइट परफॉर्मेंस इंप्रूव की थी, मैंने ऐसे काफी सारे काम किए थे जहां से मतलब वो बहुत खुश थे मुझसे। वो मुझे हाइकअप देने के लिए तैयार थे सिर्फ 2 महीने में। बट मैंने उनसे एक दूसरी डिमांड रखी। मैंने कहा सर मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है। एंड ये कब की बात थी? 2000? ये 2018 की बात। अच्छा, 2018 में दोस्तों वर्क फ्रॉम होम ज्यादा कॉमन था ना इंडिया में, पता ही नहीं था एक्चुअली किसी को भी। सो मैंने कहा कि मुझे ना वर्क फ्रॉम होम नहीं बोला, मैंने बोला घर से कुछ तो कर दूंगा मैं, और आपको मैं सैटरडे को आके रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, एक दिन आऊंगा, बाकी 5 दिन नहीं आऊंगा। अब वो कह रहे थे नहीं, हम तो तुम्हें सैलरी क्यों दे, हम किसी और को रख लेंगे। बट मैंने कहा कि सर देखो, मैं यहाँ पे ना मैं इससे पहले बहुत ज्यादा सैलरी लेता था, मैं कम सैलरी में आपके पास काम करने आया क्योंकि मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। फिर वो उन्होंने मान ही लिया, उन्होंने लगा थोड़ा जिद कर रहा है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। और आज भी गॉड ग्रेस दे आर माई मेंटर्स। वो आज भी मुझे बहुत गाइड करते हैं, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, विशाल और नयन जो है वो हमेशा आ जाते हैं। और हाँ, उसके बाद में मैंने जब वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, सो मैंने स्टार्ट किया। पहले तो 1-2 महीने ऐसे ही कहीं से बैठ के काम कर रहा था, कोई दोस्त मामा जी के इधर से। बट फिर मैंने सोचा कि एक ऑफिस की नीड है, क्योंकि ऑफिस में एक कल्चर होता है, एक वो बिल्ड हो जाता है। स्टार्टअप बना लिया, मतलब स्टार्टअप बना लिया मैंने, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दी, जीएसटी कंप्लायंस कर दिया। भले मेरे पास ऑफिस नहीं थी, बट ये 2 चीज कर दी। तो स्टार्टअप का नाम क्या रखा था? फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट, ये कैसे नाम आया दिमाग में? ये नाम ऐसे आया था, लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, ओके, तो इसका फिर फर्स्ट साइट कर दिया। क्योंकि मेरा मानना था कि जैसे कई लोग रख लेते हैं SEO ऑप्टिमाइजर, SEOfactory.com, ऐसे कुछ लोग रख लेते हैं। तो उनका क्या होता है कि बाद में आगे जाके अगर उनको कोई और चीज में पिवट करना है, अच्छा, या चेंज करना है बिजनेस को, जैसे अगर कल को 2 साल बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी चाहिए, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ब्रांड नेम वैसा बन गया, मेरी नीश बन गई, लेबल हो जाएगी कि सिर्फ SEO वाला है। करेक्ट। तो इसी के लिए मैंने एक ऐसा नाम रखा जहाँ पे मैं कोई भी बिजनेस में जाके उसको स्केल कर कुछ भी पिच भी कर सकते हैं, और थोड़ा नाम भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना, रोमांटिक होना चाहिए। अच्छा, तो बहुत रोमांटिक, इसीलिए सनी लियोन और कैटरीना कैफ वाले दोनों क्लाइंट्स हैं इसके। सो मे बी चांसेस लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद में क्या हुआ, 2 महीने बाद हमने ऑफिस ले लिया, और स्टार्टिंग में हमने 6 लोगों की टीम बना ली। ऑफिस खोल लिया, मतलब इतने पैसे हो गए थे? पैसे नहीं थे, लेकिन अगेन मेरे घर की जो बचपन की एजुकेशन थी वो मेरे काम आई। जो हमारे घर में बही खाता से लेकर अकाउंट सब सिखाया जाता है। तो हमने क्या किया था कि मेरी जो भी 2 साल में सैलरी आ रही थी, मैंने घर वालों को झूठ बोला। मैंने क्या कहा कि अगर मेरी 15,000 की सैलरी आ रही है तो मैं उनको 10,000 बोलता था। उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास है, हमारी चाहे 1 लाख है या 2 लाख है, सारी कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस बहुत, लाइफस्टाइल हम वैसी बना लेते हैं। आपने बहुत सही कहा। तो इसी के लिए बस मैंने स्टार्ट कर दिया, सेविंग कर दिया, और मेरे पास 7 लाख रुपए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो एज में मैं आई थिंक सो मैं था 20 बाकी लोग आईफोन खरीद रहे हैं, भाई ने ऑफिस खोल लिया। तो बस मैंने ऑफिस स्टार्ट कर दिया, मेरे पास बैकअप में पैसे भी पड़े थे, और फिर हम उसको आगे बढ़ाते गए। अब जब हम उसको आगे बढ़ा रहे थे तो कुछ लोग जो मिले स्टार्टिंग में, जो भी लोग इधर उधर काम कर रहे थे, हमने एक 6 लोगों की टीम बनाई, जो भी आज तक है उसको हम V6 बोलते हैं। ठीक है, 6 लोग जो कोर टीम मेंबर्स हैं। और 1 साल खत्म होने तक हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आ गए, लोग, हमारा एक मार्केट में छोटा सा नाम हो गया, छोटे छोटे ब्रांड्स। तो ये क्लाइंट्स कैसे बना रहे थे अभी? मतलब जैसे नई कंपनी चालू हुई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ये कंपनी तो कोई भी खोल लेगा, क्लाइंट कैसे बनेंगे? हाँ, ये आपने बहुत सही कहा कि यूजुअली अब कोई भी रेलेवेंट कैसे लगेगा यूजर को कि मैं कैसे करूँ। सो हम लोग नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते थे, आसपास में जो भी बिजनेस इवेंट होते थे हम चले जाते थे और कहते थे कि हम ये कर रहे हैं, और हम कहते थे कि हम आपको फ्री कर देंगे 15 दिन के लिए, आप चेक करो, अच्छा लगे फिर आके करो। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ लोग आ गए, कुछ 4-5 क्लाइंट्स। ये काम करता है, मतलब ये नेटवर्किंग ये बहुत काम करता है। ओके, आज भी करता है। आप देख लो, आप अगर किसी को भी ये अगर बिजनेस इवेंट्स किसी को देखना हो तो कैसे देख सकता है, आसपास में कैसे चल रहे हैं? वेबसाइट्स है, eventbrite.com करके एक वेबसाइट है। आप खाली इतना लिखोगे, जो भी शहर में आप रहते हो
आप लिखोगे इवेंट्स इन माई सिटी, तो वो बिजनेस सारे इवेंट्स। गूगल इतना इंटेलिजेंट है, जो सवाल पूछोगे इसका जवाब दे देगा। हाँ, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है। इवेंट्स 1on1 करके एक था, अब मुझे पता नहीं है या नहीं, बट उस समय था। इवेंट 10 करके एक है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। गूगल इवेंट्स भी बहुत बड़ा है, ठीक है। और वहां पे आप जाओगे, जो भी बिजनेसेस आते हैं, और इनमें सब आते ही है, हाँ, बिजनेस माइंडेड लोग आते हैं, और वहां से हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट एक साल बाद में प्रॉब्लम आ गई, वो आ गया कोविड के सबसे बड़ा हमारे, पहले तो फाइनेंशियल, दूसरा हमारा ये सेल्स का प्रॉब्लम हो गया। फाइनेंशियल ये हो गया कि हमने एक बहुत बैड डिसीजन ले लिया कि कोविड आने वाला था मार्च में, हमें पता नहीं था। हमने फरवरी में 5 लाख की परचेज कर ली, जो थोड़े बहुत पैसे थे। हमने ये सोच कर डाला था कि पैसे तो फ्लो आता ही रहेगा, तो कर लेते हैं। अब हमने कंप्यूटर्स लेके आ गए, हमने लैपटॉप लेके आ गए, और अब हमारे पास पैसे नहीं बचे, ठीक है। सो वो टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया 2 महीने। बट वो 2 महीने में पता चला कि यार ये तो वरदान था कोविड। हाँ, मतलब बहुत लोगों के लिए बुरा हुआ, और हमें उसकी भी मतलब सिंपैथी है। बट एक अच्छा ये हो गया कि डिजिटल बेस जितने भी, डिजिटल तो बूम हुआ है कोविड की वजह से। पूरा पता चल गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटली लिटरेट होना और अपने बिजनेस को डिजिटल ले जाना। करेक्ट। सो आई थिंक सो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई थी। तो बहुत लोग हमारे पास, इतनी इंक्वायरी आ रही थी, हमारे पास लोग भी नहीं थे काम करने के लिए। माय गॉड। और उसी में हमने वो ईयर में, जिस साल कोविड आया था, उस ईयर की जब एंडिंग क्लोजिंग की, तब सेकंड वेव तब तक आ गई थी। तब हम 10x हो चुके थे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय हम 22+ हो चुके थे। ओके, जो 6 थे पहले। 6 थे, और हमने फिर उसके बाद क्या किया, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, क्योंकि ऑफिस नहीं ली थी। बट जैसे ही वो कोविड खत्म हुआ सेकंड वेव, तब हमने बड़ी ऑफिस भी ले ली थी, ठीक है, और धीरे धीरे उसको और बढ़ाना शुरू किया। सो इसके बाद हमने ऐसा शुरू कर दिया था कि जब हमारा कोविड के बाद का जो समय हो गया था, क्लाइंट्स बहुत सारे आने लगे थे। लेकिन इसमें फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें। प्रॉब्लम नंबर 1 आ रही थी कि क्लाइंट के पैसे बहुत बार आते नहीं थे। एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे फ्रीलांसर्स और इनके साथ होता है, बहुत प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि काम करा लेते हैं, विश्वास नहीं होता है, मतलब। पर मैं फिर भी कहूंगा कि यार, अगर फ्रीलांसर अगर आप हो तो काम करो, चिंता मत करो पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि जो आप सीख रहे हो, जो आपकी स्किल्स बन रही हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, राइट, आपने बहुत सही कहा इसके बारे में। बट सेकंड में वो थॉट एक आ जाता है कि अब मैं फ्री तो मैंने कर दिया, बट कितने दिन तक करूंगा। सही बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 महीने बंदा कर सकता है, बट आगे तो प्रॉब्लम ही आएगा। सो उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि हमने एक नया सिस्टम बनाया, हमने पूरी कंपनी को चेंज किया उसी साल में। ये बात आ गई 2021 अप्रैल। हमने क्या किया, हमने प्रोसेसेस बनाने शुरू कर दिए। हमने सबसे पहले पेमेंट पे फोकस किया, पेमेंट पे हमने सब्सक्रिप्शन बना दी। अब जैसे कि यूजुअली एजेंसीज या सर्विस में क्या होता है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते हो, फिर बिल बना के देते हो, ठीक है, कि आपका ये करना है, 1 लाख रुपया हो जाएगा। हमने इसको कहा कि हमें इसको स्केल करना है, हमें नंबर ज्यादा चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सब्सक्रिप्शन बना दी, जैसे 40,000, 60,000, 90,000। सोशल मीडिया का एक अलग पैकेज बना दिया, ईमेल मार्केटिंग का अलग बना दिया, और उसको रोल आउट करना शुरू किया। साथ ही साथ हम बहुत सारे टूल्स यूज करते थे। जैसे हमने, अब क्या हो गया कि ये सब कर रहे हैं, तो अब हम पेमेंट एडवांस में लेते हैं। इसमें क्या करने लग गए कि आप अगर हमारा ये लेट्स से 40,000 का पैकेज लेते हो, तो अगर आपने 3 महीने का हमारा पैकेज लिया, तो आपका 10% ऑफ, 6 महीने का लिया तो आपका 20% ऑफ। इस तरह से हम कर रहे थे। सो इससे क्या होगा कि हमारा पेमेंट का टेंशन चला गया। ओके, पहले एडवांस ही सारा पेमेंट आने लगा, एडवांस आ गया, तो अब आप सीधा सिर्फ काम पे फोकस रखोगे। और प्रॉपर प्लानिंग भी कर सकते हैं, फिर प्रॉपर प्लानिंग भी करते हैं। आज भी हम बहुत ज्यादा कैश पॉजिटिव है, वो टाइम पे भी हम होने लगे। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 2 था कि टीम बढ़ गई थी, अब हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह इनको मैनेज किया जाए। तो हम अलग अलग मेंटर्स के पास जाते हैं। आई थिंक सो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही है कि जिंदगी में जितने ज्यादा हो सके, यू बीइंग वन ऑफ माय मेंटर, थैंक यू, क्योंकि जितने ज्यादा हो सके मेंटर बनाओ। हर एक चीज के लिए, हायरिंग के लिए एक मेंटर हो, ये हमने चीजें करनी शुरू कर दी। सो हमें बहुत सारे मेंटर्स ने बोला कि अब आपको ऑटोमेशन करना चाहिए चीजों को। अब मुझे लगा ये तो बहुत कॉस्टली होगा, बट ट्रस्ट में ये बहुत सस्ता था इन द एक्सपेंस ऑफ नॉट डूइंग इट। हमने क्या किया, सबसे पहले नोशन करके एक टूल आता है, हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो नोशन से क्या होने लग गया कि जैसे हमारी टीम में कोई टास्क आ गया, तो एक दूसरे को एलोकेट करते थे। फिर कई बार क्या होता है कि जब हमने सब्सक्रिप्शन किया, तो अचानक से बहुत सारे क्लाइंट आ गए। मतलब मानोगे नहीं, 60-70 क्लाइंट आ गए हमारे पास विद इन 3 months ऑफ टाइम। क्योंकि हमने बहुत सिंपल रख दिया क्लाइंट के लिए कि, क्योंकि क्या होता है यूजुअली सेल्स में जब आप जाते हो, चाहे फ्रीलांसर हो चाहे आप हो,
जब आप पिच करते हो तो आप क्या करते हो कि चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट कॉल में कोड भेजता हूँ, फिर स्ट्रैटेजी भेजता हूँ। हमने सबको एक कॉल में कर दिया। क्लैरिटी थी बिल्कुल। पहले दिन से क्लैरिटी कि सर 40,000 रुपया लगेगा, आपको अगर इंटरेस्ट है तो वी कैन टॉक। उसके पास पैसा नहीं तो क्लाइंट पहले ही बता देगा, पहले ही चला जाएगा। हाँ, तो उनका भी फायदा और आपका भी फायदा, आप टाइम दोनों का बचा। सही बात है। सो ये चीजें हमने करनी शुरू की थी और 3 मंथ्स में बहुत लोग आ गए। अब इतने लोग आ गए तो इनकी हम फिर से फटने लग गए थे। ये तो बिजनेस का अप एंड डाउन होता ही है। हम इस तरह से, अब हमारा प्रॉब्लम आ गया कि क्लाइंट कंप्लेंट्स बहुत आते थे कि मेरा ये नहीं हुआ टाइम पे, वो नहीं हुआ, जो कि आप ह्यूमन हो, आप एआई नहीं हो, सारी चीजें टाइम पे होगी। तो हम सोचे यार कैसे करें, लोगों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाए, क्या करें, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों को डरा देती है। तो हमने क्या किया कि एक टूल है जिसका नाम है HubSpot, वहाँ पे हम टिकट रेस करते थे, तो वो टिकट ओपन रहती थी जब तक कोई उसको क्लोज ना करे। फिर हमने गूगल सूट यूज करना शुरू कर दिया, और ऐसे करके बहुत सारे टूल्स यूज करने शुरू कर दिए। मैं बताना चाहूंगा तो आई थिंक वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा। बट एक लिस्ट ऑफ टूल्स हमने यूज करना शुरू कर दिया ऑटोमेशन के लिए, और बहुत फर्क पड़ा। हमारा कल्चर बहुत सुधर गया। ऐसे कल्चर से ज्यादा हमें जो लगता है ये टूल्स की वजह से, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स में क्या होता है कि पैसे की वजह से बंद हो जाते हैं, जो फंडेड या बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स होते हैं, नॉन फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स या जो यंग बच्चे हैं वो देख के डर जाते हैं कि यार पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो हमने उसको पहले बहुत जल्दी सॉल्व किया। अब पैसे भी आ रहे थे, टूल्स भी था, ऑटोमेशन था, अब हमें करना था सब स्केल, और वही हुआ। आगे चल के धीरे धीरे स्केल करते गए, और 3rd ईयर आते आते हमारे पास लोग बढ़ते गए, 30 हो गए, 32, 33, 34, इस तरह से जा रहे थे। ब्रांड्स, नए ब्रांड्स आने लग गए, जो स्टारस्ट्रक बाय सनी लियोन जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव जेम्स, मोर, और ऐसे बहुत सारे, न्यूट्रा इंडिया जो अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा कर रहे थे, D2C कैटेगरी में, वो हमारे पास आना शुरू हो गए, और हमारा मार्केट में एक नाम बनना शुरू हो गया। हमारी बहुत सारी न्यूज लिंक्स आने लग गई, अल जजीरा ने हमें हाईलाइट किया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बहुत सारी मीडिया कवरेज भी हो रखी है अक्षय भाई के यहाँ। हाँ, सो ये हो गया। एक और चीज में उसमें एड ऑन करना है मुझे, ये क्या हो गया था कि हम लोग स्केल कर रहे थे, पर स्केल का एक मैंने पार्ट आपको बताना मैं भूल गया था। वो ये था कि हम लोग 50 चीजें कर रहे थे पहले। ठीक है। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स जो भी काम दिया ले लो, करते जाओ। हमने एक रूल रखा था, 1 गॉड 1 बुक। हमारी फिलॉसफी थी कि वही रिलीजन या वही चीजें स्केल करती जो सिंपल होते हैं। ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करते हो अपने सिस्टम में, आप स्केल नहीं कर पाते हो। तो हमने क्या किया कि हम 12 खरगोश के पीछे ध्यान देने से अच्छा एक खरगोश को पकड़ेंगे, जिसमें एक्सपर्टीज थी वही किया, जिसमें एक्सपर्टीज थी। तो हमने ओवरऑल हम अपने आप को इवैल्यूएट किया, और हमें पता चला हम एड्स में बहुत अच्छे हैं, हम D2C के लिए, ई कॉमर्स के लिए एड बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए हम सारी चीजें कर सकते हो। हमने SEO बंद कर दिया। अब देखिए आप, ये हो गया कि हमने SEO से शुरू किया था, बट अब SEO को हम साइड में कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ और चीजें मिल गई। मतलब ये मैं इसमें पॉइंट ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि मैं मैकडॉनल्ड्स की भी हिस्ट्री देख रहा था, तो उनके जो मेन फाउंडर थे, उन्होंने भी क्या किया था, बहुत सारे बिजनेसेस किए थे, और देन दे रियलाइज कि यार अगर हम बर्गर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो 100 आइटम आप डिलीवर कर सकते हो दुकान में, बट उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3 या 4 ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल 95% है, और बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल 96 प्रोडक्ट हैं, उनकी सेल से 4% है। उन्होंने वैनिश ही कर दिया कि हमें बेचना ही नहीं है, हम केवल 4 प्रोडक्ट बेचेंगे और उसकी रोलिंग फास्ट प्रोसेसिंग करेंगे कि जल्दी डिलीवर कैसे कर जाए। और ये एक बहुत बड़ा मतलब उनके लिए सक्सेस पॉइंट था मैकडॉनल्ड्स के लिए, जो अक्षय भाई ने प्रैक्टिकली फॉलो किया। हाँ, सो आई थिंक सो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। अच्छा, अब यहाँ पर D2C आ गए। D2C क्या चीज हो गई? तो D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। हाँ। सो आप देखोगे तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, PNG है, ये सारी की सारी क्या करती थी, इनका जो सेल्स होता था वो ऐसा होता था कि होलसेलर, रिटेलर ऐसा करके इनका जाता था। अब एक नया कॉन्सेप्ट है मार्केट में कि आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप सीधे कस्टमर के पास जा रहे हो। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मामा अर्थ है, बोट है, तो बोट खुद के हेडफोन बनाता है, और बोट ही फिर सीधा वो कस्टमर को फेसबुक, गूगल एड्स या ऐसे कुछ ऑनलाइन के थ्रू टारगेट करता है और सीधा देता है। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, एक तो बीच में आपको जो कमीशन देनी पड़ती थी वो बच जाती है, दूसरा सबसे अच्छा फायदा है कि आप अपने कस्टमर से सीधा टच में रहते हो। ओके। तो आपके पास कस्टमर का डेटा होता है, आपको पता होता है कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। डेटा इज द न्यू ऑयल। सो ये D2C पे हमने फोकस किया, और D2C आज अगर आप देखोगे तो $100 बिलियन का मार्केट है। माय गॉड। तो अभी जो क्लाइंट है तुम्हारे, मतलब वो बेसिकली सारे D2C रिलेटेड ही हैं? करेक्ट। ठीक है।
उसी में निश बना ली है कि मैं इसी में ही इन्हीं लोगों की मार्केटिंग करना है। करेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपको ये समझ में आने लग जाता है, आज हम लोग काउंट इन होते हैं टॉप 10 इन इंडिया फॉर D2C मार्केटिंग। ये एक ही रीजन था कि हमने अपनी एक निश पकड़ ली। पहले आप ओवरऑल पे काम करो, बाद में आप उसमें फिगर आउट करो कि सबसे बेस्ट क्या है, और उस बेस्ट पे आप पूरा ध्यान लगाओ, पूरी जान लगा दो। ओके अक्षय भाई, अब एक चीज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो नया बंदा है, क्या नेटवर्किंग से आप कैटरीना कैफ, बीजेपी, सनी लियोन जैसे क्लाइंट्स बना सकते हो? हमें स्टार्टिंग में यही लगता था कि नेटवर्किंग से अच्छा D2C में, अच्छा D2C के अलावा भी आपके अलग क्लाइंट्स होंगे ना, क्योंकि बीजेपी तो कुछ प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा है। नहीं, सो ये हमने स्टार्टिंग में करते थे। अच्छा स्टार्टिंग में, हाँ। अब हम सिर्फ D2C के ही, बीजेपी छोड़ दिया अब, सब छोड़ दिया। हाँ। तो कैसे अब इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स कैसे आए आपके पास में? पहले हमें लगता था कि सिर्फ नेटवर्किंग करके ही होता है। हाँ। अब हमने नेटवर्किंग को साइड में कर दिया था। नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी सेल्स चैनल्स हमने स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ सेल्स चैनल ये? एक था पार्टनर एंड अलायंस। हाँ। मतलब मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो पार्टनर से अलायंस कैसा होता है कि अगर कोई एजेंसी है या कोई और कंपनी है मार्केट में, हाँ। जो ऐसा ही कुछ काम कर रही है आपके जैसा, हाँ आपके जैसा, जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पेन बनाता हूँ और आप बुक बनाते हो। आपके 100 कस्टमर है, मेरे 50 है। मैंने कहा कि पवन साहब आप मेरा पेन भेज दो और मैं आपकी बुक भेजता हूँ, सो आप उसमें कुछ कमीशन ले सकते हो। ये अच्छा यूट्यूब की डेफिनेशन में कोलैबोरेशन जैसा हो गया, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और थोड़ा सा अलाइन भी हो गया बिजनेस वाइज, और एक दूसरे का नुकसान भी नहीं हो रहा। क्योंकि आप कंपटीशन के साथ डील नहीं करते। ठीक है, आप ऐसे लोगों के साथ करते हो जो आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब एड ऑन दे दे रहे हैं। राइट। सो ये एक हमारा सबसे बड़ा चैनल था। इसके बाद में हमने ईमेल मार्केटिंग करना शुरू किया। हाँ। तो ईमेल मार्केटिंग में हम ऐसा करते थे कि D2C की केस स्टडी वेबसाइट पे, तो लोग आते थे और जब उनको डाउनलोड करना होता था तो हम मांगते थे कि आप अपना ईमेल आईडी दो। अब जब ईमेल आईडी देते थे तो हम उसकी परमिशन लेते थे कि हम आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजेंगे। तो उससे उनको एक नॉलेज मिलता था, और जब वो कहते थे कि यार नॉलेज तो अच्छा बात है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो क्या, तो हम करते थे। ओके, तो उस तरह से सेल्स आता था। तो ये टारगेटेड मतलब ईमेल लिस्ट हो गया आपके पास में? जी, ये एक टारगेटेड हो गया। तीसरा था लीड जनरेशन। हाँ। तो लीड जनरेशन में गूगल और फेसबुक पे हम लीड जनरेट करते हैं। हाँ। और जो लीड्स आती हैं हम उनको टारगेट करते हैं। ओके। और इसमें भी हमने ऑटोमेशन रखा था। हाँ। तो फेसबुक पे हमने एक टूल होता है ज़ैपियर। हाँ। ज़ैपियर को कनेक्ट किया। हाँ। ज़ैपियर से हमारा एक CRM है HubSpot। हाँ। उस पे ऑटोमेटिकली लीड आ जाता है हमारे सेल्स वाले लोगों के पास। हाँ। और वो उसको कॉल करते हैं, और उसको ऑल्सो हमने एक ईमेल मार्केटिंग टूल कन्वर्टकिट से कनेक्ट किया। हाँ। कन्वर्टकिट से उसको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है। हाँ। तुरंत। हाँ। जैसे आपने अभी पवन सर आपने अभी लीड भरा है। हाँ। आपको तुरंत 10 मिनट के बाद ऐसा एक मेल आ जाएगा हमारे टीम मेंबर्स की तरफ से कि हितेश ने आपको मैसेज कर दिया। आपको लगेगा अच्छा ये तो बहुत क्विक रिस्पांस है, बट ये एक्चुअली क्विक रिस्पांस नहीं, वो ऑटोमेशन है। वो तो बंदा शायद सो रहा होगा। सो ऐसा करके हम आपको एक कैलेंडर का लिंक भी भेज देते हैं। ठीक है, उसी मेल में कि आप एक मीटिंग ब्लॉक कर दो आपके हिसाब से। अब उस बंदे को दिख जाता है कि मेरी मीटिंग ब्लॉक हो गई पवन सर से, उस टाइम पे वो आता है, सब्सक्रिप्शन बताता है और ये कर देता है। ओके। तो ये चीजें हमें काफी हेल्प की है। 3-4 चैनल्स थे जिसकी वजह से हमने 10x से ज्यादा का स्केल किया है। हाँ। और ईयर ऑन ईयर करते जा रहे हैं। ओके यार, यहीं पे एक मेरा भी सवाल आ रहा है, बाकी लोगों के मन में भी पता नहीं आ रहा है कि नहीं, कि जैसे फॉर एग्जांपल छोटा क्लाइंट है या कोई भी है, तो वो आप लोग गूगल एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्यों आएगा? एड्स तो खुद भी रन कर सकता है। राइट। सो वो खुद भी कर सकता है, लेकिन वो बिजनेसमैन है। हाँ। वो बिजनेस करने के लिए बना है। हाँ। वो अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना के लिए बना है। राइट। वो उसके प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं, जैसे मैं ममाअर्थ की बात, आप पिच इन क्या करोगे उसको, कि आप जैसे आप आओगे तो क्या बेनिफिट दोगे, आप कितना उसको प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह दे सकते हो? सो हमारा जो सबसे बड़ा KPI है एज अ फर्स्ट साइड, वो यही है कि हम लोग डेटा पे काम करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है। तो डेटा का बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि हमें पहले से पता होता है कि कौन सा यूजर, जैसे आप लेट्स से आप ममाअर्थ हो। हाँ। सो ममाअर्थ के कौन से यूजर है कॉस्मेटिक्स के, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ। क्योंकि हम ऐसे ही सेम यूजर के साथ काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ। अब हम आपको इजीली 3 to 5x से लेकर 8x का रेवेन्यू लाके दे, ये क्लाइंट को बोलते हैं, क्लाइंट के। तो आप अगर 100 रुपए हमें दे रहे हो, हम आपको 800 रुपए का रेवेन्यू लाके दे सकते हैं। ओके। हाँ। और दे रहे हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी दे रहे हो आप उनको, तभी आपके पास वो रिटेन कर रहे हैं। एंड ये करोड़ में वैल्यू है। ये करोड़। ओके, तो भाई यहीं पे ही अब हम आ जाते हैं कि अक्षय भाई आपका टर्नओवर कितना है कंपनी का? कंपनी, हाँ। सो करेंटली हम 3 करोड़ कर रहे हैं ईयरली। 3 इयर्स का टर्नओवर है। और आपको स्क्रीन पे अभी कुछ, क्योंकि हम क्लाइंट के नाम रिवील नहीं कर सकते हैं, बट कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे जो इन्होंने उनको सेल्स दिलाई है
और फेसबुक एड्स रन करके जो डेटा है वो सारा दिख रहा होगा। तो सेल्स आपको दिख रही होंगी कि जो इनके क्लाइंट्स है वो करोड़ों में सेल्स हो चुकी है और 4 CR का आप कह रहे हो टर्नओवर है। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा होगा आपका? ऑलमोस्ट 20-25%। 25% के आसपास का प्रॉफिट है इसमें। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। ऑल्दो हम बड़े कुछ ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, बट हम जो छोटे, जैसे किसी को स्टार्ट करना भी D2C ब्रांड, स्टार्टअप टाइप का, जो मतलब जो अकेले बंदे सोलोप्रेन्योर्स है, हम उनके भी हेल्प करते हैं। D2C एक बार समझाना कि लेमन लैंग्वेज में कि क्या हुआ, एक नया बंदा अगर क्या D2C हुआ। ठीक है। सो D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। D2C में क्या होता है कि जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि वो जो भी मार्केट में एक चीजें देख रहा है कि जैसे क्रीम्स आती है, सनस्क्रीन आती है, वो देख रहा है सनस्क्रीन सारी मतलब केमिकल्स होता है, उसको लग रहा है कि मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आ सकता हूं, ऑर्गेनिक क्रीम लाना। और ये हम सबकी कॉलिंग आती है हम सबके अंदर ऑल द टाइम कि यार नहीं, मैं ऐसा कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं शायद इससे अच्छा लैपटॉप में कुछ स्टैंड बना सकता हूँ। उनके पास 2-3 तरीके होते हैं पवन जी। एक तरीका होता है कि वो B2B की तरफ जाए, कि वो कुछ मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे और उनको दे सामान। दूसरा तरीका होता है कि वो सीधे B2C जाए, कस्टमर को एक को जाके बेचे, कुछ अपनी दुकान खोले, ऐसा करके। बट ये सब बहुत कॉस्टली होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई होता है। हम एक वर्ड बोलते हैं कैपेक्स और ओपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ये बहुत हाई होता है। अब एक तीसरा तरीका आ रहा है जिसने इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स ने स्केल किया, इसको बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या करते हो आप खर्चा कम करते हो और प्रॉफिट ज्यादा होता है, स्केल ज्यादा होता है। क्या करते हो आप सीधा कस्टमर को माल बेचते हो थ्रू ऑनलाइन। तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। आप एक मार्केट प्लेस के थ्रू माल बेच सकते हो, जैसे कि आपका Amazon, मिंत्रा, ये हो गया, वहां पे आप कर सकते हो। सेकंड, आप फेसबुक, गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हो। और तीसरा होता है कि ऑलरेडी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे क्रेड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फोन पे है, तो वहां पे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। ओके। अब इसका अभी आप यूजुअली क्या करते हो, जब आप B2B करते हो, तो B2B में क्या होता है कि आपका नाम नहीं जाता, किसी और का नाम जाता है। और मेरे हिसाब से ब्रांड इमेज बहुत बड़ा काम होता है कि आपका आज आप शायद किसी के लिए व्हाइट लेबल करके बना रहे हो, बट आपने आपका ब्रांड बना लिया, तो आपकी कोई स्केल नहीं, कोई हद नहीं है। आपने देखा है कि इंडिया में आज के टाइम पे 500 से ज्यादा D2C ब्रांड्स है जो बहुत बड़े स्केल पे काम। और आज जैसे मामा अर्थ को हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, यूनिकॉर्न बन गया, वो यूनिकॉर्न बन गया है। वो ऐसे ही शुरुआत हुई थी उसकी। जी। और आज उसने इतना बड़ा कर लिया, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना D2C बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पवन जी, मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा आपकी बात पे। हाँ। कि जैसे मामा अर्थ है, अब वो उन्होंने 5-6 साल पहले शुरू किया था। हाँ। और आज वो ये स्केल पे है, लेकिन एक और चीज है इसमें, ये है कि वो टाइम पे 6 साल पहले ये बहुत मुश्किल था। आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती थी, आपको बहुत कुछ इंतजाम करने पड़ते थे, लॉजिस्टिक इतना अच्छा नहीं था इंडिया का इंफ्रा। आज के टाइम पे, आज के 5 साल पहले एक वेबसाइट को बनाने में 1.5 से 2 महीना लगता था, आज वो सेम चीज 3 दिन में हो जाती है। आज आपके पास ये सबसे बेस्ट एज है, ये सबसे बेस्ट टाइम है D2C ब्रांड को स्टार्ट करने का। ओके। और यहीं से ही जैसे बोल रहे हैं 3 दिन में एक वेबसाइट स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूं तो मैं बीच में बोलूंगा ही कि आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने में 2 आपके पास ऑप्शन है। एक फ्री ब्लॉगर में बना सकते हैं, अगर पर आप ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो प्लीज़ वो ना करें, आप वर्डप्रेस की तरफ जाएं। और अगर आप वर्डप्रेस की तरफ जाते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप होस्टिंगर देखें, क्योंकि होस्टिंगर बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। हर एक नए ब्लॉगर को या फिर जो भी वेबसाइट वगैरह बनाना चाहता है, मैं उसको बोलता हूं कि आप होस्टिंगर पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारा जो अफिलिएट लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको बेस्ट डिस्काउंट इंडस्ट्री में मिल जाएगा। और अगर हमारे आप अफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंग, कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं, तो हमें ईमेल जरूर करें, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। अक्षय भाई, एक चीज और पूछना चाहेंगे यार, अभी आप जो चीज बता रहे हो वो बड़ी फैंसी सी लग रही है, बट है ना ऐसा लग रहा है यार इसमें पैसा बहुत लगेगा सारी चीज स्टार्ट करने में। तो पैसा नहीं है या कम पैसा है, तो कैसे करे वो सारी चीजें? इट इज एन अमेजिंग क्वेश्चन पवन भाई, आपने जो भी पूछा। हाँ। इतना पैसा लगता नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है आज के टाइम पे। आज आप कोई भी वेबसाइट ले लो तो आपको पता है होस्टिंग प्लान्स इतने सस्ते आते हैं साल भर के। अगर आप उसको मंथ में डिवाइड करोगे तो 5,000 में अच्छे से अच्छा आपका होस्टिंग आ जाता है। इनफैक्ट होस्टिंग साल भर का आ जाता है, साल भर का 3,000 में आ रहा है, 3,000 में आ रहा है। तो आप देख लो, होस्टिंगर से अगर आप लेते हो तो 250 रुपीज में आ जाता है। साथ में डोमेन आप ले लोगे, वो भी 500 ज्यादा का नहीं आता। रही बात, ये तो आपका वेबसाइट बन गया। पार्ट नंबर 2, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। तो आप ये सोच रहे हो यार मुझे तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी गुड़गांव में कहीं पे, तो आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, आपको व्हाइट लेबल करके प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब क्या हुआ इसका?
व्हाइट लेबल का मतलब हो गया कि आपने जैसे कुछ पवन करके एक अपने ब्रांड बना दिया कॉस्मेटिक का, ठीक है, तो वो पवन का कोई ऑलरेडी कोई और मैन्युफैक्चर आपको बना के दे देगा, उसमें लेबल मेरा होगा, लेबल आपका हो जाएगा, तो आपका ब्रांड नेम आ गया, ठीक है, ना तो आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट ना लेबर की कॉस्ट, सब कुछ आपको बैठा बैठा मिल गया। ओके, ठीक है। तो यह आपका नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 हो गया। अब बोलोगे अब मैं क्या करूँ आगे, मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मेरी दुकान जो ऑनलाइन दुकान है वो भी रेडी है, अब मैं क्या करूँ आगे? तो आपको तीसरा लीगल वाला काम करना है, जहाँ पे आपको आपने एक जीएसटी ले लिया, 500 रुपए से भी कम लगता है, कोई भी आपको एक जीएसटी नंबर ला कर देता है सोल प्रोप्राइटर में, एक करंट अकाउंट खोलना है जिसमें 5 दिन से ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। अब ये तीसरा काम भी कर लिया, चौथा काम है अब आपको सेल लाना है, जो कि बहुत जरूरी है, सबसे मुश्किल काम है, बट आप कर लोगे तो आसान हो जाएगी। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि Amazon जैसे जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपन पे कोई लिस्ट कर सकते हो, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना, आपको सेल करना है। जैसे मैंने बताया फिर से, हम आ जाते हैं वीडियो के स्टार्ट से अब तक SEO, यहाँ पे भी आपका SEO काम आता है, Amazon में भी SEO काम आता है, SEO काम आता है Amazon में, जिसको SEO आता है वो Amazon का किंग है। भाई साहब ये एक बहुत बड़ी प्रो टिप है, SEO को कम नापें आप, मतलब Amazon में भी SEO होता है, क्योंकि मैं नहीं करता Amazon में काम, तो अगर करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिक सकता है भाई। हाँ, सो Amazon में क्या होता है, जब सर्च करता है कोई कि जैसे बेस्ट शैम्पू, तो वहां पे अगर आप अपनी कीवर्ड्स और मेटा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो अच्छे से करते हो तो आपका टॉप रैंक हो जाएगा। यस, क्योंकि बाकी के जो बिजनेसमैन कर रहे होते हैं, जो छोटे वाले हैं, उन्हें ये सारी चीजें नहीं आती, इनफैक्ट बड़े वाले भी पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बाकी लोग अगर कोई देख रहा है तो यार अब जाके देखना कि आप लोग SEO प्रॉपर ऑप्टिमाइज है कि नहीं है Amazon में, ये पूरी केस मतलब आप लोग सर्च करके देखना कि ये प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए भाई फ्री में सारी चीजें हो सकती है। और सबसे बेस्ट चीज है पवन भाई इस कि जो Amazon का SEO, अगर जिस बंदे को SEO या एड्स आता है थोड़ा सा भी, वो स्टार्टअप को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है, इनफैक्ट करोड़ों में लेके जा सकता है। यस, मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा अगर आप SEO पे काम करोगे, थोड़े से Amazon वाले एड रन कर दोगे और आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो ऊपर रैंक कर सकता है। राइट। इवन मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे बोट के जो फाउंडर है अमन गुप्ता, मैंने उनको सुना था। अमन गुप्ता के साथ भाई की मीटिंग हुई है, फोटो आपको दिख रही होगी। सो मैंने उनसे पूछा था कि अमन भाई, क्योंकि वो CA है और उन्होंने फाइनेंस में MBA भी किया हुआ है, तो मैंने पूछा था कि ऐसी क्या चीज है जिससे आप मतलब आपने बोर्ड बनाया, कि आपकी CA की नॉलेज आपके बहुत काम है। उन्होंने कहा कि CA की नॉलेज मेरे ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी हायर कर सकता था, लेकिन वो आज CMO है, वो CEO नहीं है कंपनी के। तो CMO उन्होंने क्या किया था कि ही लर्न SEO एड्स एवरीथिंग, उन्होंने भी लर्न किया था और उनको बहुत अच्छा आता है। आफ्टर बीइंग अ CA उन्होंने ये सब लर्न किया था, और आप देखो 6 साल में आज वो बोट IPO पे आ रहा है। भाई साहब ये तो यार मेरे लिए इतनी बड़ी न्यूज हो गई कि अमन गुप्ता ने CEO का इस्तेमाल करके बोट में काफी हेल्प मिली उन्हें, और भाई साथ में मिल चुके हैं, तो दिस इज रिमार्केबल यार। सो आई मीन आप अगर आप SEO करें तो आपका ये मत समझिए कि आप एक छोटा आदमी समझते कि सिर्फ ब्लॉगिंग में ही काम आ रहा है। नहीं, हमारा स्टैंडर्ड है सर SEO वालों का। तो दोस्तों अब हमारे साथ अक्षय भाई थे, इन्होंने पूरा आपको बताया कि कैसे इन्होंने इनकी जर्नी सारी स्टार्ट हुई और कैसे आप अपना खुद का एक D2C ब्रांड बना सकते हैं। नहीं तो अक्षय भाई की तरह ही आप रीच कर अपनी एक ऐसी स्टार्टअप बना सकते हैं जो D2C या फिर किसी भी चीज में एक्सेल कर सकता है। तो इन सब चीजों के लिए अक्षय भाई आपने टाइम दिया, आप मेरे घर में आए, थैंक यू वेरी मच। और आपका ये वीडियो देखकर अगर हमारे कम्युनिटी से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में SEO वाले बहुत सारे हैं, अगर वो स्टार्टअप बना पाए तो ये बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए एक बहुत ऑनर होगा, और मुझे लगता है कि ये वीडियो उन लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा। एब्सोल्युटली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और सर आई थिंक सो आप जो एक काम कर रहे हो ये बहुत बड़ा काम है, आप एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हो, आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो, इनसाइट्स दे रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिटिंग एट देयर होम। सो हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर दैट। थैंक यू अक्षय भाई। एंड आई थिंक सो मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैंने सुना था कि सर के साथ यू नो ये इंटरव्यू करना था। लिटरली बहुत खुशी हो रही है दिल से कि आपके साथ बैठे। भाई प्लेजर इज ऑल माइन ऑल्सो। एंड भाइयों अब इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल, और इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड बात करता हूं। ये पहले अक्षय भाई हमारे पास आए हैं जिन्होंने एक्चुअली, मैं इसमें इनसे इसलिए इंटरेस्टेड हो गया तो कि SEO के थ्रू इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी, और मुझे ये लगा कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा वीडियो होगा। तो हमारे चैनल पर ब्लॉगिंग और यूट्यूब की बात होती रहती है। अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं या आप एक नए यूट्यूबर हैं
तो मैं आपका ब्लॉग रिव्यू या यूट्यूब रिव्यू कर सकता हूं। आपको क्या करना है, कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, प्लस अगर आपको जल्दी पैसे कमाना है ब्लॉगिंग से तो एक वेब स्टोरी नाम का फीचर आया है जिसका मैं पूरा कोर्स बना चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। हम फ्री ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स भी बना चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।